नमस्ते। बहुत प्लानिंग के साथ आपने अपना इन्वेस्टमेंट किया है, अपना डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाया है, टॉप 10 सेक्टर्स में अपना इन्वेस्टमेंट कर दिया, अलग अलग स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर दिया और ये सोच के आप बहुत तसल्ली से बैठे होंगे कि आपका पोर्टफोलियो रिस्क डाइवर्सिफाइड हो गया, उसका रिस्क बट गया है। लेकिन क्या एक्चुअल में वो डाइवर्सिफिकेशन है? क्या एक्चुअल में आप रिस्क से बचे हुए हैं? शायद नहीं। और ऐसा क्यों और ऐसा क्या करना चाहिए जो आपको एक्चुअल डाइवर्सिफिकेशन दे? आइए जानते हैं। हेलो सर। हेलो नेहा। इस वीडियो में हम ये जानना चाहते हैं कि एक्चुअल में डाइवर्सिफिकेशन होता क्या है। मतलब क्या सिर्फ इक्विटी में अलग अलग सेक्टर्स में इन्वेस्ट कर देना, अलग अलग स्टॉक्स लेके बैठ जाना, क्या वो रियल में एक प्रॉपर डाइवर्सिफिकेशन है? मैं ऐसा कहूँगा इट इज़ अ पार्ट ऑफ डाइवर्सिफिकेशन, इट इज़ नॉट अ प्रॉपर डाइवर्सिफिकेशन। देखिए, डाइवर्सिफिकेशन में जब आप अपना पोर्टफोलियो एनालिसिस करते हैं या पोर्टफोलियो बनाते हैं किसी के साथ में बैठ के, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं। उसमें सबसे पहले आपको बजटिंग करनी चाहिए अपने लिए कि भाई हमारे कितने एक्सपेंस रहने चाहिए, कितनी इनकम के अकॉर्डिंग कितने एक्सपेंसेस हमें करने चाहिए। उसके बाद में हम सेविंग क्या करनी चाहिए, सेविंग में से कितना पार्ट हमें इन्वेस्ट करना चाहिए और कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। तो इन्वेस्टिंग केवल ऐसा नहीं है कि आपने इक्विटी में इन्वेस्ट कर दिया तो वो इन्वेस्टिंग कहलाती है। आपके हर तरीके के गोल्स हो सकते हैं, शॉर्ट टर्म गोल्स, मिड टर्म गोल्स, लॉन्ग टर्म गोल्स। ठीक है, तो मिड टर्म और लॉन्ग टर्म में तो इक्विटी सूट करता है। उन गोल्स के लिए आप इक्विटी में भले ही इन्वेस्ट करें, इट इज़ गुड इनफ टू इन्वेस्ट इन इक्विटीज़, बट शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए आपको कहीं ना कहीं और भी ऑप्शंस तलाशने पड़ेंगे। तो सबसे पहली चीज़ है कि आपको थोड़ा बहुत इमरजेंसी फंड रखना चाहिए। जैसा कि फाइनेंशियल मार्केट में कहा जाता है कि कम से कम आपको 6 महीने का जो आपका इनकम है वो आपको अपने बैंक अकाउंट में रखना चाहिए एज एन इमरजेंसी फंड, सो दैट कि अगर कोई भी दिक्कत आती है, परेशानी आती है, सो आपको कहीं से भी कोई पैसा लिक्विडेट नहीं करना पड़े। अगर मान लीजिए आपने सारा पैसा इक्विटी में डाल रखा है और जिस समय आपको इमरजेंसी आई उस समय मार्केट डाउन रहा, तो आपको लॉस का सामना करना पड़ेगा। तो इसलिए कम से कम 6 महीने का फंड तो आपको अपने बैंक में रखना चाहिए। उसके बाद में जो शॉर्ट टर्म के लिए आपको पैसे का रिक्वायरमेंट है, जो आपको लगता है कि अगले 1 से 2 साल में हमें पैसे का रिक्वायरमेंट पड़ने वाला है, उसको डेट में इन्वेस्ट करना चाहिए। ठीक है, साथ साथ में इमरजेंसी से बचने के लिए आपको एक टर्म इंश्योरेंस ज़रूर लेना चाहिए, सो दैट कि आपकी फैमिली सिक्योर हो जाए फाइनेंशियली। और दूसरा, आपको एक हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहिए जिससे आप और आपकी फैमिली दोनों सिक्योर हो जाए, कोई भी हेल्थ इशू की वजह से आपको फाइनेंशियल बर्डन ना पड़े। तो ये एक प्रॉपर डाइवर्सिफिकेशन होगा। डेट में भी बहुत सारे प्रोपोर्शंस होते हैं, इसके अलावा इक्विटी में भी बहुत सारे प्रोपोर्शंस होते हैं, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके लिए बेस्ट सूट क्या है। जितना आप रिस्क लेंगे उतना ही आपको रिवॉर्ड मिलेगा, चाहे वो डेट हो चाहे वो इक्विटी हो। बट आपके लिए क्या एपेटाइट काम आएगी, आपको अपना रिस्क रिवॉर्ड मैनेज करने के साथ साथ आपको ये सारी चीज़ें भी फैक्टर इन करनी पड़ेंगी अपना पोर्टफोलियो बनाते समय, कि आप कितना रिस्क ले सकते हो और आप कितना रिवॉर्ड चाहते हो। तो सर यहाँ पे मैं थोड़ा सा, जैसे कि इक्विटी नॉर्मली आजकल सभी जानते हैं, थोड़ा सा सर डेट में आप एक्सप्लेन करें कि किस किस प्रोडक्ट में हम जा सकते हैं, या आजकल मार्केट में डेट को लेके कौन कौन से प्रोडक्ट हैं जो कि अच्छे चल रहे हैं। ओके, तो देखिए, पहले जो ट्रेडिशनल प्लान्स हैं डेट में ट्रेडिशनल प्लान्स क्या होते थे कि सबसे पहले पोस्ट ऑफिस में लोग सेविंग करते थे। ठीक है, तो उसमें रिकरिंग डिपॉजिट होता था और एक फिक्स डिपॉजिट होता था, जैसे किसान विकास पत्र वगैरह होते थे। इसके अलावा बैंक में आपके आरडी और एफडीज होते हैं। ठीक है, और आगे अगर बढ़ते हैं तो म्यूचुअल फंड्स में अपने डेट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जिसमें शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, मिड टर्म, तीनों तरीके के आपको ड्यूरेशन वाले डेट फंड्स मिल जाएंगे। इसके अलावा एक नई चीज़ आई है जिसे कहते हैं P2P लैंडिंग। P2P लैंडिंग के थ्रू भी आप डेट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। कुछ बॉन्ड्स होते हैं, कुछ सिक्योर बॉन्ड्स होते हैं, कुछ अनसिक्योर्ड बॉन्ड्स होते हैं, वो भी डेट की कैटेगरी को बिलोंग करते हैं और वहाँ पे आपको एक फिक्स इनकम एज एन इंटरेस्ट आपको इनकम जनरेट करके देते हैं। तो ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो डेट में आते हैं। ठीक है, इसके अलावा भी बहुत सारे हैं जिनमें अभी इतना मार्केट इवॉल्व नहीं हुई है, लेकिन आगे आने वाले टाइम में बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स ऐसे आने वाले हैं जो डेट को और इन्हेंस कर देंगे। बट द थिंग इज कि आपको ये समझना है कि आपका शॉर्ट टर्म में विजन क्या है और आप अपने पैसे पे कितना रिस्क ले सकते हो डेट लेते समय भी, तो उस हिसाब से आपको वो प्रोडक्ट चूज करना चाहिए। ओके सर, तो जैसे कि सर आपने अभी एक प्रपोर्शन की बात करी, तो फॉर एग्जांपल कोई भी आप एज का लेके, तो किस तरीके से लोगों को डेट और इक्विटी में वो दोनों चीज़ें रेशो बनाना चाहिए? देखिए, जब आपके पास में पैसा कम होता है तो आपको रिस्क कम लेना चाहिए। जब आप थोड़ा रिस्क के बारे में समझ जाते हो और थोड़ा आप टाइम स्पेंड कर लेते हो, तब आपको रिस्क ज़्यादा लेना चाहिए। ठीक है, अगर आपको शुरुआती तौर पे मैं बोलूँ
कि एक परसेंटेज एलोकेट करना चाहिए, तो मेरा मानना ये है कि 60% आपको इक्विटी में जाना चाहिए और डेट में 40% जाना चाहिए। और यहाँ से शुरुआत करना चाहिए और धीमे धीमे जैसे जैसे आपको इक्विटी समझ में आने लगे वैसे वैसे आप डेट का प्रोपोर्शन कम कर सकते हो। मतलब इक्विटी जैसे जैसे हमारी वेल्थ क्रिएट करते चले जाएं तो हम वहाँ पे अपना इक्विटी का बढ़ा सकते हैं और डेट को धीरे धीरे कम कर सकते हैं। Exactly. और तीसरा आपने बताया सर कि हमें डाइवर्सिफिकेशन के रूप में, जहाँ तक लोगों को समझ आता है तो उनके लिए डाइवर्सिफिकेशन का मतलब इतना ही है कि हम अलग अलग स्टॉक्स ले लें या ज़्यादा ज़्यादा और कोई प्रोडक्ट इन्वेस्ट कर लें। लेकिन आपने बताया कि इंश्योरेंस भी एक फॉर्म है डाइवर्सिफिकेशन की, तो किस एज में किसको अपना हेल्थ या टर्म इंश्योरेंस ले लेना चाहिए? देखिए, हेल्थ और टर्म इंश्योरेंस दोनों जितना जल्दी आप लेंगे उतना ही आपको सस्ता मिलने वाला है। ठीक है, और उतनी ही ज़्यादा आपको फैसिलिटीज़ मिलने वाली हैं। तो अगर आप टर्म इंश्योरेंस की बात करें तो टर्म इंश्योरेंस जितनी जल्दी आप लेंगे, 20-21 साल में अगर आपने कमाना शुरू किया तो 20-21 साल में आप टर्म इंश्योरेंस ले सकते हैं। टर्म इंश्योरेंस अगर आप लेंगे तो प्रीमियम उतना ही कम आएगा जितनी कम एज में लेंगे। दूसरी चीज़ हेल्थ इंश्योरेंस की, हेल्थ इंश्योरेंस भी जब आप शुरू करेंगे तो आपको प्रीमियम कम मिलेगा और जब तक बीमारी आने वाला दौर आएगा आपकी इस साइकिल में तब तक आप फुल्ली कवर्ड हो गए। सर लेकिन इंडिया में सबसे बड़ी हेल्थ इंश्योरेंस हो या कोई भी इंश्योरेंस हो, लोगों का माइंडसेट क्या होता है कि जब वो टैक्स भरने का टाइम आता है तो वहाँ पर उसे एज अ टैक्स सेविंग प्रोडक्ट समझते हैं कि बस वही इतना % हमें टैक्स बच जाएगा, हम इतने टाइम पे हेल्थ इंश्योरेंस ले लेते हैं या ये वाला इंश्योरेंस। तो ऐसा करना किस हद तक सर सही है? देखिए, इंश्योरेंस ना ही टैक्स सेविंग प्रोडक्ट है और ना ही इन्वेस्टमेंट का प्रोडक्ट है। इट इज़ अ प्योर प्रोटेक्शन प्रोडक्ट। ठीक है, आपको ये समझना पड़ेगा। जब भी आपको मैं बोलूँगा कि आपको अपने पोर्टफोलियो में इंश्योरेंस लेना चाहिए, हेल्थ इंश्योरेंस या टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए, इसका सीधा सा मतलब यही है कि आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हो सो दैट कि आप अपनी इक्विटी या डेट को लिक्विडेट ना करो एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी। इनफैक्ट आपका जो 6 महीने का इमरजेंसी फंड भी पड़ा हुआ है आपके बैंक अकाउंट में वो भी अनटच्ड है। ठीक है, और जहाँ तक टर्म इंश्योरेंस की बात है तो टर्म इंश्योरेंस को ऐसे अज्यूम करना चाहिए कि आज आप जो भी इनकम साल की कमा रहे हो, इन एनी केस आपके साथ में कोई कैजुअलिटी हो जाती है तो उतनी इनकम आपकी फैमिली को हर महीने आती रहे, केवल और केवल जो पैसा आपने टर्म इंश्योरेंस का सम एश्योर्ड लिया है उसको बैंक में एफडी करने पर। इस कैलकुलेशन के हिसाब से आपको टर्म इंश्योरेंस करना चाहिए। ठीक है सर, तो जैसे कि सर आपने बताया कि डाइवर्सिफिकेशन में इक्विटी, डेट, इंश्योरेंस आता है। अगर हम सर, बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल होगा कि अगर हमारे पास लिमिटेड पैसा है, अगर कोई स्टार्ट कर रहा है तो वो कहाँ से स्टार्ट करे? क्या वो सीधा पहले इक्विटी में करते फिर डेट में करे या पहले उससे इंश्योरेंस लेना चाहिए? ठीक है, सबसे पहले प्रोटेक्शन इज कंपलसरी, तो आप इक्विटी में भी साथ साथ कर सकते हो, लेकिन आप इक्विटी छोटे पैसे से भी शुरू कर सकते हो। इक्विटी में ऐसा कोई कंपल्सन तो है नहीं कि आपको 20-25 हज़ार 50 हज़ार से इन्वेस्ट करना है। आप 1,000 रुपये की SIP से भी स्टार्ट कर सकते हो। बट द थिंग इज, आप हेल्थ इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस अगर आप शुरुआती दौर में ले लोगे अपने तो आपको वो सस्ता पड़ेगा। तो बेस्ट यही है, हम बाद में भी कर सकते बाकी इन्वेस्टमेंट हम बाद में कर सकते हैं, क्योंकि इक्विटी तो एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, डेट भी एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, लेकिन हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस तो साल में आपको एक बार जमा करना है। जी सर, तो टाइम के साथ महंगा होता चला जाएगा। बिल्कुल। तो सर आपने जो भी इन्फॉर्मेशन दी बहुत अच्छा लगा सर जान के, और आई होप आपको भी पसंद आया होगा और ये आपको समझ में आया होगा कि पोर्टफोलियो का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि आप उसमें इक्विटी के शेयर्स बाई करें। पोर्टफोलियो का मतलब होता है उसमें आपका प्रॉपर इक्विटी भी होना चाहिए, डेट भी होना चाहिए, एक हेल्थ इंश्योरेंस भी होना चाहिए और टर्म इंश्योरेंस भी होना चाहिए, ताकि आपका पोर्टफोलियो वेल्थ भी क्रिएट करे और साथ साथ में आपको प्रोटेक्शन भी दे। और इस तरीके का पोर्टफोलियो आपको मार्केट के किसी भी उतार चढ़ाव से बचा के रख सकता है और आप इस तरीके से सेफ रह सकते हैं स्टॉक मार्केट में। आई होप आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। इस तरीके के नॉलेजेबल वीडियोस लाने में बहुत मेहनत लगती है, एनालाइज करना पड़ता है ताकि हम आप तक एक अच्छी अवेयरनेस और नॉलेज पहुंचा सके। आप हमें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। हम इस तरीके के वीडियोस एवरी वेडनेसडे एंड सैटरडे अपलोड करते हैं। अगर आप चाहते हैं हम किसी टॉपिक पे वीडियो बनाएं तो आप हमें DM कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे उस टॉपिक पे हम वीडियो बनाएं और आप तक शेयर कर सकें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में नए सजेशंस और आइडियाज़ के साथ। तब तक के लिए इन्वेस्ट वाइज एंड वॉच इट राइज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।